नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। डिस्कस करेंगे हम आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली एक बेहतरीन बुक सीरीज़ के बारे में, और इस बुक सीरीज़ का नाम है रैपिड सीरीज़। क्या नाम है इस बुक का? इस बुक सीरीज़ का नाम है रैपिड सीरीज़। देखिए 6 किताबें हैं, अल्टीमेट कंटेंट है सबका। आप चाहे अमेज़न से देखिए, चाहे आप फ्लिपकार्ट से देखिए, वहीं आपको साइड में मिल जाएंगी आपको पीडीएफ कंटेंट को चेक करने के लिए। पहले चैप्टर है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हमने शामिल किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये जो रैपिड सीरीज है, अगर आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से खरीदोगे तो आपको यहाँ पे 35% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आपने मेरे नाम का कोड यूज कर दिया तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा, और ये टोटल हो जाएगा 45% का डिस्काउंट। यानी 45% के डिस्काउंट के बाद में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी टोटल 684 रुपए की। तो एक बहुत ही अल्टीमेट आप लोगों के लिए बुक सीरीज तैयार की गई है। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए यहाँ आपसे जो पूछा गया है, आपसे यहाँ पे क्लियर ये चीज पूछ ली गई है कि हाल ही में गरुड़ अभ्यास का कौन सा संस्करण जो है वो संपन्न हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे ये गरुड़ अभ्यास का अभी हाल ही में 7वां संस्करण जो है वो संपन्न हुआ है। यहाँ देखेंगे कि गरुड़ अभ्यास जो है ये किस किस देश की सेनाओं के बीच में होता है। पहली चीज आप ध्यान रखेंगे कि 12 नवंबर 2022 को ये आयोजित हुआ है। इसमें भारत और फ्रांस के बीच में ये वायुसेना अभ्यास था जिसका नाम था गरुड़। ठीक है, संस्करण 7वां जो कि आपको प्रश्न में एज इट इज पूछा ही गया है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना IAF और फ्रांस के वायु और अंतरिक्ष बल यानी कि FASF ने भाग लिया। वायुसेना यानी फ्रांस एयरफोर्स स्पेस फोर्स। गॉट इट। आगे संयुक्त वायुसेना गरुड़ अभ्यास का जो पहला जो संस्करण है वो 2003 में संपन्न हुआ था। आगे बात करेंगे आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है हाल ही में किस देश के द्वारा G20 महामारी फंड को लॉन्च किया गया है। तो वो लॉन्च किया गया है इंडोनेशिया के लिए। कहाँ के लिए लॉन्च किया गया है? इंडोनेशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि G20 का जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ चल रहा है? तो ये इंडोनेशिया में चल रहा है। क्लियर है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 महामारी कोष यानी कि G20 पेंडेमिक फंड का शुभारंभ किया है। G20 समूह फोरम में 20 देश आते हैं। कितने आते हैं? 20 देश। कौन से आते हैं एक बार देखेंगे। अगर क्वेश्चन का लेवल टफ कर देता है तो कभी कभी सदस्य पूछ लेता है। तो कौन से देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। स्थापना की अगर बात करेंगे हम G20 की तो 1999 में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस फंड में लगभग $450 मिलियन का योगदान दिया है, जो कुल फंड का, ये जो कुल फंड है इस फंड का 1/3 है। विश्व बैंक फंड के ट्रस्टी के रूप में काम करेगा। कौन? विश्व बैंक जो है वो इस फंड के ट्रस्टी के रूप में काम करेगा, जबकि जो WHO है वो इसके लिए एक सलाहकारी निकाय होगा। आगे हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ने आपको खाली स्थान दिया हुआ है। इस समय से लेकर के इस समय तक ICC अंडर 19 आयोजनों के मेजबानों का ऐलान किया है। ठीक है, तो ये कब से कब तक टाइमिंग दी है आपसे। ठीक है, तो ये 2024 से लेकर के 2027 तक के ऐलान किए गए हैं। जानेंगे इसके बारे में। देखिए आप ध्यान रखना, ICC अंडर 19 जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है 2024 वाला, इसको अगर देखा जाए तो कौन करेगा मेजबानी? इसकी श्रीलंका करेगा। अगर 2026 की बात करोगे तो जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे।
क्लियर है। वहीं अगर बात की जाए महिला T20 विश्व कप 2025 वाला जो है, इसकी मेजबानी अगर कौन करेगा, तो आप ध्यान रखना मलेशिया और थाईलैंड दोनों लोग करेंगे मिलके, यानी कि दोनों ही देश जो है संयुक्त रूप से करेंगे। 2027 यानी 2027 अंडर 19 महिला आयोजन संयुक्त रूप से कौन करेगा उसका, तो बांग्लादेश और नेपाल। इस बार आप देख रहे होंगे कि दो देश जो है वो मिलकर के आपस में कर रहे हैं, और ये दोनों ही जो देश हैं ये काफी छोटे देशों में इनकी गिनती होती है, जो कि विकासशील हैं अभी। आगे बात की गई है 2023 में होने वाला एक दिवसीय मैचों का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट भारत में आयोजित होगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, 2023 में जो होने वाला है भाई, ये जो यहाँ पे आपको जो वेन्यू आपको दिया गया है, ये कौन सा दिया गया है, 24 से लेकर के 27 तक का, लेकिन यहाँ पे 23 में पूछ लिया है, तो 23 का भी आप ध्यान रखना। वनडे मैचों का जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है उसको कौन आयोजित करेगा, तो भारत द्वारा आयोजित होंगे। अन्य किसके द्वारा आयोजित होंगे, तो वो डिटेल सब आपके सामने स्क्रीन पर है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में एवियन फ्लू का आउटब्रेक देखा गया, तो आप ध्यान रखना ये केरल में देखा गया है। एवियन फ्लू जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो मुर्गे हैं, मुर्गे से इंसानों में पहुंचता है, और जब इंसानों में पहुंचता है तो फिर इस तरीके से इसका आउटब्रेक चेन जो है वो बनी हुई है। आगे देखेंगे, केरल विल बी द करेक्ट आंसर एंड द फर्दर इंफॉर्मेशन इज हियर, दैट इज केरल में आलापुझा के करवट्टा ग्राम पंचायत में एवियन फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे, H5N1 वायरस इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है, यानी ये उसका सब टाइप है। ये भारत में अगर बात करोगे बर्ड फ्लू या एवियन फ्लूएंजा मुख्य रूप से सितंबर और मार्च के बीच सर्दियों के महीनों के दौरान देश में आने वाले प्रवासी पक्षियों द्वारा फैलता है। आगे देखेंगे थोड़ा सा, और यह एक जूनोटिक रोग है। अब जूनोटिक रोग कौन से होते हैं, तो आप ध्यान रखना, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं उनको कहते हैं जूनोटिक रोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिक्षक ओलंपियाड 2022 के तहत शीर्ष 100 शिक्षकों के लिए कितनी राशि के नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो आप ध्यान रखना 10 लाख की। कितने की, 10 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे। आगे देखिए, अगर देखते हैं जो इसके टॉप 100 जो विजेता हैं उसमें किन किन देश से टीचर्स ज्यादा शामिल हैं, तो उनमें भारत, कनाडा, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और नाइजीरिया से आते हैं, यानी यहाँ से शामिल हैं। इन शिक्षकों को टीचर इम्पैक्ट अवार्ड में भी भाग लेने का अवसर मिलेगा। तीसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक ओलंपियाड 2022 को जो है वो सुरासा नामक शिक्षक मंच द्वारा आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहां पूछा गया है, चर्चा में रही खनेंग कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है, तो आप ध्यान रखना ये जो खनेंग कढ़ाई है ये मेघालय राज्य से संबंधित है। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये पहली बात तो ये 200 वर्षों से भी अधिक पुरानी है, और इसको मेघालय में जो है खनेंग के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ था, उसमें केवल ये मेघालय में सिर्फ 2 महिलाओं को कढ़ाई आती थी, लेकिन अब जो है इसको और लोगों को सिखाया गया है। तो अब इसकी यानी 2014 में जो सर्वे हुआ था तो केवल 2 से 3 महिलाओं को ही ये कढ़ाई आती थी, लेकिन 2021 में इसके जो कारीगरों की संख्या बढ़कर है वो कितनी हो गई है, 20। तो एक तरीके से ये जो खनेंग कढ़ाई है इसको फिर से पुनर्जीवित किया गया है, और कहाँ किया गया है, तो आप ध्यान रखने वाले हैं मेघालय राज्य में किया गया है। नसएरी रेशमी कपड़े पर यह कढ़ाई जो है वो की जाती है, और उसे जो कहा जाता है वो रिंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिंडिया कहा जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस देश में दुनिया के सबसे लंबे लग्जरी रिवर क्रूज का परिचालन शुरू होगा, तो आप ध्यान रखना ये भारत के द्वारा शुरू होगा।
यहां पे जानेंगे ये किस तरीके से होगा, क्या इसकी टाइमिंग रहेगी और किस तरीके से इसका संचालन होने वाला है। देखिए, सबसे पहले केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दुनिया के सबसे लंबे लग्जरी रिवर क्रूज के परिचालन की घोषणा की है। दुनिया के सबसे लंबे लग्जरी रिवर क्रूज का नाम गंगा विलास क्रूज रखा गया है। थोड़ा सा जानेंगे क्या है इसके आगे। और ये क्रूज जो है अपनी यात्रा के दौरान लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। आगे देखेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, जो गंगा विलास क्रूज जो है, इसकी जो पहली नदी यात्रा है वो कब शुरू होगी, तो वो 10 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होगी और ये 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ में ये जो है समाप्त होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपसे पूछा गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात नाबार्ड किस राज्य में 90 दिवसीय स्टॉल इन मॉल कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो आप ध्यान रखने वाले हैं, ये जो आयोजित करेगा स्टॉल इन मॉल, ये करेगा आपका आंध्र प्रदेश में। कहां पे करेगा? आंध्र प्रदेश में करेगा। ठीक है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ग्रामीण कारीगरों को प्रोत्साहित करने और उनके लिए विपणन सुविधाओं को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आगे फिर थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में जानेंगे, यानी कि इस पहले तो सबसे पहले इसका पूरा नाम ही पता होना चाहिए। ये अक्सर आपसे परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न जो देखने को मिलते हैं, पूछे भी जाते हैं, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से भी एक हिस्सा बन जाता है। देखिए, स्थापना की बात करोगे तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अगर इसके उद्देश्य की बात करोगे तो वो है वित्तीय और गैर वित्तीय जो आपके हस्तक्षेप होते हैं, नवाचार होते हैं, या फिर आपकी प्रौद्योगिकी है, या फिर संस्थागत और विकास के माध्यम से समृद्धि को हासिल करने के लिए टिकाऊ और समान कृषि तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। स्थापना आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, 12 जुलाई 1982 को। आगे आपसे बात की गई है कि विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले 15 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता है। तो आप ध्यान रखना, ये जो निवेश करने की जरूरत है वो 840 बिलियन डॉलर निवेश करने की आवश्यकता है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार तेजी से बढ़ती जो शहरी आबादी है, इसकी जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए भारत को तत्काल निवेश करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ रही है उस हिसाब से। स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत मिशन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत का शहरी स्थानीय निकाय क्रमशः 22% और 18% तक ही निष्पादित कर पाए हैं। क्लियर है। स्वच्छ पीने के पानी की अगर बात करोगे तो विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, कुशल और सुरक्षित सड़क परिवहन आदि की मांग तीव्र वृद्धि होने की संभावना है। भारत के शहरों को हरित, स्मार्ट, समावेशी और टिकाऊ शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में वित्त पोषण की भी आवश्यकता है। आगे थोड़ा सा जानेंगे विश्व बैंक के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। स्थापना इसकी 1944 में हुई थी। सदस्य इसके 144 हैं। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष इसके डेविड मालपास हैं। क्लियर है। आगे यहां आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को सर्वसम्मति से भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम या PV सिंधु। तो आप ध्यान रखना, मैरी कॉम को चुना गया है। जानेंगे यहाँ पे टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरथ कमल को इसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं मैरी कॉम, PV सिंधु और अचंता शरथ कमल सहित 10 उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों को मिलाकर भारतीय ओलंपिक संघ के नए एथलीट आयोग का गठन किया गया है। आगे देखेंगे IOA की जो स्थापना है वो 1927 में
की गई थी। सर दोराबजी टाटा को इसके संस्थापक अध्यक्ष और डॉक्टर ए.जी. नोहरेन को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था उस समय पे। आगे देखेंगे, यह 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक गैर लाभकारी संगठन है। आगे थोड़ा सा और जानेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ वर्तमान में एक 32 सदस्यीय कार्यकारी परिषद द्वारा शासित है। अगर आप थोड़ा सा और जानेंगे तो कार्यकारी परिषद का जो चुनाव है वो हर साल में किया जाता है एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? तो आप ध्यान रखेंगे, अचंता शरथ कमल को देने की घोषणा की गई है। अचंता शरथ कमल, इनके बारे में थोड़ा सा जानोगे तो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 टेबल टेनिस स्टार अचंता शरथ कमल को देने की घोषणा की गई है। ठीक है, शरथ कमल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम 3 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते उन्होंने। ठीक है, शरथ कमल जो है ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 14 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में इनका वितरण होगा, यानी ये प्रदान किए जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूं इनकी थोड़ी डिटेल जो आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत 6 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कितने टोटल? 6 किए जाते हैं। कौन से? पहला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार और 5वां है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और छठा है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, देखिए ये खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 4 वर्षों की अवधि में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था, लेकिन 2021 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार 1991-92 में इसकी जो शुरुआत की गई थी और इससे सम्मानित होने वाले जो पहले खिलाड़ी थे, महान खिलाड़ी, वो कौन थे? तो शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। ये कौन थे? इसके पहले खिलाड़ी थे जो इससे सम्मानित किए गए थे। सबसे युवा खिलाड़ी अगर पूछा जाए, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, तो वो कौन है? अभिनव बिंद्रा है। या फिर मान लीजिए अगर इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, तब भी आपका उत्तर अभिनव बिंद्रा ही रहेगा। आगे देखेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी को जो है बेसिकली 1994-95 खेल रत्न पाने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। यानी कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये पहली भारतीय महिला थी खेल रत्न पाने वाली। कौन सा खेल रत्न? तो राजीव गांधी खेल रत्न। पुरस्कार के अंतर्गत बेसिकली कितने की राशि प्रदान की जाती है? तो 25 लाख रुपए की। अब जानेंगे अर्जुन पुरस्कार के बारे में जो दूसरे नंबर पे आता है। विभिन्न खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। शुरुआत इसकी जो है वो 1961 से हुई थी। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितनी? 15 लाख रुपए की। 2022 में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किया गया है, था नहीं, क्योंकि 22 है, अभी चल रहा है ना। देखिए कौन कौन है, एक बार आप, ये बहुत आवश्यक है, हालांकि आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी इसकी। देखिए, सीमा पुनिया एथलेटिक्स, एल्दोस पॉल एथलेटिक्स, अविनाश मुकुंद सेबल एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता हुआ है और विश्व चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता हुआ है। एच.एस. प्रणय बैडमिंटन, अमित जो मुक्केबाजी से संबंधित हैं, निकहत जरीन, ठीक है, जो मुक्केबाजी से संबंधित है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्लियर है? भक्ति
प्रदीप कुलकर्णी जो शतरंज से संबंधित हैं, आर प्रज्ञानंद शतरंज चैंपियन, यहां पे जो दिया हुआ है नाम आपको, जैसे कि मैग्नस कार्लसन को हरा चुके हैं ये, ठीक है, जो कि काफी एक प्रतिष्ठित शतरंज के खिलाड़ी हैं ये भी। आगे देखेंगे डीप ग्रेस एक्का जो हॉकी से रिलेटेड हैं, सुशील देवी जो जूडो से रिलेटेड हैं, और अर्जुन पुरस्कार 2022 की अब यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2022 की अगर बात करोगे, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है बेटा, अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, तो आप टाइपिंग का मिस्टेक है ये, ठीक है बेटा, अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे नहीं आ सकता। थोड़ा सा मैं इसका मार्कर का साइज इंक्रीज करता हूं। चलिए ठीक है, 12वें नंबर पे साक्षी कुमारी जो कबड्डी से रिलेटेड है। आगे नयन मौनी सौकिया जो लान बाउल, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, किससे, लान बाउल से, क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट था ये कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले जो थे, कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 वाले थे, महिलाओं की लॉन बाउल टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था, उसका हिस्सा नयन मौनी सौकिया थी। आगे बात करेंगे सागर कैलाश ओवलकर मल्लखंब, ठीक है, मल्लखंब मध्य प्रदेश का जो है वो राजकीय खेल भी है। आगे बात करेंगे एला वेनिल वलारेवन, यानी ये शूटिंग से रिलेटेड है। ओम प्रकाश मिथरवल निशानेबाजी से रिलेटेड है। श्रीजा अकुला टेबल टेनिस से रिलेटेड है। विकास ठाकुर भारोत्तोलन से संबंधित हैं। और अंशु जो कि कुश्ती से रिलेटेड है। अंशु जी के बारे में जानेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने, क्लियर है। तो देखिए ये जहां मैंने आपको लाइनिंग लिख के दी है वो फैक्ट बनता है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट सभी होते हैं जिनको पुरस्कार मिला है भाई, लेकिन फिर भी उनको अच्छे से डिटेल करना बहुत जरूरी होता है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। सरिता कुश्ती से रिलेटेड है। परवीन की अगर बात करोगे तो ये वुसु ये नामक एक गेम होता है उससे रिलेटेड है। और अगर बात करोगे मनसी गिरीशचंद जोशी तो ये पैरा बैडमिंटन से हैं। तरुण ढिल्लों की अगर बात करोगे तो ये पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है। स्वप्निल संजय पाटिल की बात करोगे तो ये पैरा स्विमिंग से रिलेटेड है। और अगर आप जर्लिन अनिका जे की बात करोगे तो ये डेफ बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब बात करेंगे हम द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये किसको दिए जाते हैं? ये प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं, उनको जिन्होंने खेल को काफी अच्छे से आगे बढ़ाने में खिलाड़ियों की मदद की हो, एक अच्छा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो वो भी कब की, तो इनकी भी 4 साल की अवधि होती है, क्लियर है। इनकी भी कितनी होती है? 4 साल की अवधि होती है इनकी भी, ठीक है। पहली बार ये 1985 में दिया गया था। पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत थे, ठीक है। 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आगे बात किया जाएगा, इसकी 2 श्रेणियां आती है। पहली है इसमें नियमित श्रेणी, तो इसमें किस किस को दिया गया है? तो जीवन ज्योत सिंह तेज जो तीरंदाजी से संबंधित है, मोहम्मद अली कम्मर जो बॉक्सिंग से संबंधित है, सुमा सिद्धार्थ सीरूर जो शूटिंग से संबंधित हैं, और सुजीत मान जो कुश्ती से रिलेटेड है। लाइफ टाइम की श्रेणी में देखेंगे किस किस को दिया जाता है। या देखो 2 श्रेणी थी ना इसकी, तो पहली वाली जो श्रेणी थी मैंने आपको इस स्लाइड पे बिल्कुल क्लियर कर दी है। देखिए ये नियमित श्रेणी है। अब यहाँ पे कौन सी वाली है? ये लाइफ टाइम श्रेणी है। तो पहले जानेंगे लाइफ टाइम श्रेणी होता क्या है। इसको 2011 में स्थापित किया गया था। सेम वही है, उन प्रशिक्षकों को ये प्रदान किया जाता है जिन्होंने 20 साल या उससे अधिक की अवधि में खिलाड़ियों को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की हो। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो 2011 में एथलेटिक्स कोच कौन थे? तो कुंतल राय। और हॉकी कोच कौन? राजेंद्र सिंह थे, क्लियर है। लाइफ टाइम की श्रेणी यानी यहाँ पे उसके बारे में बताया, यहाँ पे आपको बताएंगे 2022 के विजेता कौन रहे, 2022 वाले विजेता कौन रहे। तो आप ध्यान रखना, दिनेश जवाहर, ठीक है, बालक जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, और बिमल प्रफुल्ल घोष जो फुटबॉल से रिलेटेड हैं, राज सिंह जो कुश्ती से रिलेटेड है। आगे देखेंगे लाइफ
टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 2002 में स्थापित किया गया था। ये एक खिलाड़ी को व्यक्तिगत क्षमता में खेलों के प्रचार में अच्छे प्रदर्शन और योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 10 लाख रुपए है। और मुक्केबाज साहूराज बिराजदार, हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान और महिला बास्केटबॉल कोच अर्पणा घोष पहले इसके प्राप्तकर्ता थे। देखिए यहां पे थोड़ा जानेंगे। अश्वनी अकुंजी सी, ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है, जिनको ये प्रदान किया गया है इस पर। धर्मवीर सिंह हॉकी से रिलेटेड है। बीसी सुरेश जो कबड्डी से रिलेटेड है। नीचे है फिर आपका निरबहादुर गुरुंग, ये पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड है, उनको ये प्रदान किया गया है 2022 में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसकी जो स्थापना है वो 2009 में की गई थी। पिछले 3 वर्षों में, वो 4 से था फिर 20 से था, ये 3 वर्षों से है। खेल के प्रचार और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए संगठनों या कारपोरेट्स, जैसे कि कारपोरेट्स कौन, निजी और सार्वजनिक दोनों, और व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण श्रेणी यानी कि ट्रांस स्टेट या एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यानी कि ये इनको जो बेसिकली ये प्रदान किया गया इस बार, ठीक है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों प्रोत्साहन श्रेणी, जो कि कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान है, ठीक है, ये हेल्प करते हैं, ये प्रोत्साहन करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं स्पॉन्सर भी करते हैं उनको ये, ठीक है। विकास के लिए खेल श्रेणी किसको दिया गया है? तो लद्दाख की एंड सोबोर्ड एसोसिएशन को दिया गया है। यहां देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, जिसे 1956 से 1957 में स्थापित किया गया था। पिछले 1 साल में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। बॉम्बे विश्वविद्यालय मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का पहला विजेता था। अमृतसर अगर पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने इसे जो है रिकॉर्ड 23 बार जीता है, ठीक है, रिकॉर्ड 23 बार यानी सबसे अधिक बार, ठीक है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। साथ में ही मैंने आपको बताया राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में जो 6 श्रेणियों में थे। आगे क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली एक बेहतरीन मैगजीन के बारे में। जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे डिजिटली कराता हूँ उनकी आपको हार्ड कॉपी सिर्फ और सिर्फ 29 रुपए में मार्केट से मिल जाती है। तो आप इसको जो है अवेल कर सकते हैं आपके नियर बाई जो बुक स्टोर है। प्रैक्टिस सेट ये बेस्ड होते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। 6 माह का आगामी कैलेंडर होता है। हर प्रश्न से संबंधित उसका जो है संपूर्ण विवरण करंट अफेयर होता है। क्विक रिवीजन भी इसमें शामिल है और 2022 में आयोजित सभी परीक्षाओं के इसमें प्रश्न भी शामिल होते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।